हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 है जो अभी सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर रिलीज किया है। सो हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो कि 18 क्वेश्चन है यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 देयर। द इमेज शोज टू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको दो फिगर दिख रही होंगी क्वेश्चन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो फिगर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दे के रखा है, कुछ यूनिफॉर्म फील्ड लाइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी फील्ड लाइन में आप देख रहे होंगे कि फील्ड लाइन जो है आगे जाके ऐसे कुछ क्राउडेड हो रही हैं। तो यहाँ पर हमसे ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ट्रू स्टेटमेंट के बारे में, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन इज सेम एवरीवेयर। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड बिकम स्ट्रॉन्गर एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑब्वियसली यहाँ फील्ड लाइन क्राउडेड हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, और बाकी स्टेटमेंट्स को आप पढ़ के चेक कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है। सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि डी में लिखा है एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ बिकम स्ट्रॉन्गर। सो एक में तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दूसरे में स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। इसी तरह से बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड देयर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वी हैव अ कैपेसिटर एंड इट इज कनेक्टेड, इट्स कैपेसिटी इज बेसिकली सी नॉट। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी एंड विच चार्ज इज द कैपेसिटर। विद द कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी स्टिल लगी हुई है कैपेसिटर के साथ, बट यू इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देयर एंड वी नो दैट कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो हम बेसिकली यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वोल्टेज हमने लगा के रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन द सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर भी ऑप्शन सी है, द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेज। बेसिकली टोटल चार्ज इंक्रीजेज बिकॉज यू इंक्रीजेज द कैपेसिटी हियर बाय इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक देयर। और जैसे और आपने साथ में सप्लाई भी लगा के रखा है, वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर लगी हुई है, तो बेसिकली इट विल इंक्रीज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देयर। सो बाकी जो ऑप्शंस है ए बी डी वो गलत ऑप्शंस है। सो जब भी आप एक कैपेसिटर के अंदर कुछ डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो वहाँ पर कैपेसिटी जो है वो के टाइम्स सी नॉट हो जाता है, मतलब कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा चार्ज जो है उसे स्टोर करेगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 देयर। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पिछले साल के फाइनल पेपर में भी पूछा गया था। सो पोटेंशियल का वेरिएशन हमें कुछ ऐसे दे के रखा है 3 + 2x² और हमें यहाँ पर इसको देखते हुए कुछ सही ऑप्शंस को अपने ढूंढना है। सो दिस इज पोटेंशियल, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dV/dr देयर एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। सो वी डिफरेंशिएट दैट विद रिस्पेक्ट टू x देयर बिकॉज पोटेंशियल इज लाइक 3 + 2x²। सो हम यहाँ v की जगह लिखेंगे 3 + 2x²। सो 3 का डेरिवेटिव जो है वो 0 है और ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 6x। सो E इज इक्वल टू -6x और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x का फंक्शन है, इट वेरीज विद द x कोऑर्डिनेट। सो इट मीन्स दैट लाइक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 6 आ जाता तो मैं कहता इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट देयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज -6x, इट मीन्स इट वेरी विद द पॉइंट। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। सो ये जो सही आंसर इसका बन रहा है वो है ऑप्शन डी देयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म along the x axis. So this is the correct statement here, electric field in the given region is non-uniform along x axis. सो बाकी ऑप्शन जो है वहाँ पर ये गलत हैं। आप बाकी ऑप्शंस पे भी अपना पॉइंट देख सकते हैं, मींस आप बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं, इससे भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी कि आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सो बट यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ राइट आंसर, सो जो कि है ऑप्शन डी देयर। सो डी इस सवाल का सही आंसर है, तीसरे का आंसर है डी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 देयर स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये असर्शन रीजन टाइप सवाल है। सो असर्शन में लिखा गया है एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेज, कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेज, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग। सो वी नो दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है -e कैपिटल E τ/m। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे हमने टेम्परेचर वायर का इंक्रीज किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गया। स्टूडेंट्स टाउ का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जैसे कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स के कोलिजन फास्ट हो जाते हैं, उनका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो टाउ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ उल्टा लिखा गया है एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो टाउ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा गया है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तो एक गलत स्टेटमेंट है, असर्शन गलत है यहाँ पर।
और फिर उसके बाद हमारे पास देगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज कोलिजन एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। तो अगेन ये टाउ की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ डिक्रीज करता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो जो ऑप्शन डी बन रहा है वो सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ऑल्सो फॉल्स। तो फोर्थ का आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी देयर। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास ये मैग्नेटिक मूवमेंट से कुछ रिलेटेड सवाल है। सो वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई एंड it can be turned into a loop of n turns. For what value of n the magnetic moment of this current loop will be maximum? So magnetic moment का जो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्मूला है वो है NIA for a loop there. So let's suppose हमारे पास एक वायर है, हमारे पास वायर का लेंथ दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर L लेंथ का वायर है, हम इसका लूप बनाएंगे। तो लूप यानी कि सरकमफ्रेंस उसका होगा, तो L को मैं सरकमफ्रेंस के बराबर लिख रहा हूँ, बट वहाँ पर लेट्स सपोज देयर आर n टर्न्स। सो अगर एक टर्न हम बना रहे हैं 2πr का, तो मैं सीधा L को 2πr के सामने लिख दूंगा, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ टर्न्स भी बना रहा हूँ। सो बेसिकली जो टोटल लेंथ होगा वहाँ पर वो बनेगा n मल्टीप्लाइड बाय 2πr, और जो टोटल लेंथ है वो मुझे इक्वेट करना पड़ेगा लेंथ के सामने, क्योंकि इसी लेंथ से मैं वो लूप बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम r का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, जो कि बन जाएगा L अपॉन n बेसिकली, एंड यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई देयर। सो मुझे r के लिए निकालना था, सो इट इज़ 2 पाई n एंड ऊपर हमारे पास l है। सो ये रेडियस बन गया उस लूप का। नाउ मैं उस लूप के लिए मोमेंट की वैल्यू लिख दूंगा। मोमेंट का एक्सप्रेशन है एन आई ए, लेट सपोज देयर आर एन टर्न्स देयर, एन हमने मान के रखा है। सो करंट है हमारे पास आई, और एरिया को लिखेंगे हम पाई आर स्क्वेयर। सो दिस इज पाई, और आर स्क्वेयर की वैल्यू बन जाएगी एल स्क्वेयर अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई देयर। सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से मोमेंट का एक्सप्रेशन बन रहा है एन इंटू आई, एंड दिस एरिया इज एल स्क्वायर, एंड साथ में पाई भी है, पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। दिस इज पाई आर स्क्वायर स्टूडेंट्स, हमारे पास आर का वैल्यू था एल अपॉन एन इंटू 2 पाई। सो ये बन रहा है एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स और इन टर्म्स ऑफ लेंथ बन चुका है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी टर्न्स आर देयर शुड बी देयर सो दैट मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप शुड बी मैक्सिमम। तो ये मोमेंट का फॉर्मूला बना है हमारे पास, और ये हमें ये बोल रहा है कि मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, हमें यहाँ सिर्फ एन को देखना है। मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू तब हो सकता है जब एन का वैल्यू 1 रहे। स्टूडेंट्स अगर आप n के वैल्यू को 2 करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, 4 करेंगे तो 16 बन जाएगा। सो इस m को, मैग्नेटिक मूवमेंट को मैक्सिमम करने के लिए जो n का वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू 1 देयर, ये 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल पाएगा जब n स्क्वायर का आंसर 1 आएगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए देयर। सो एक टर्न हमें बनाना है। सो हमने कॉन्सेप्ट क्या लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, हमारे पास जो वायर थी करंट कैरिंग उसकी लेंथ एल थी, उसी को घुमा के हमने लूप बना के रखा है। सो इट इज़ लाइक जो भी लूप बनेगा उसकी लंबाई होती है सरकमफ्रेंस, अगर बहुत सारे टर्न्स बनाते हैं तो दैट नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू कैपिटल एल देयर। तो यहाँ से पहले हमने रेडियस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, एंड देन रेडियस को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन लिखा। मैग्नेटिक मूवमेंट इज एन आई ए, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन से हमें लग रहा है पता कि नंबर ऑफ टर्न्स हमें 1 रखने पड़ेंगे टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू देयर। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव अ ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, उनका काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है, एंड दे आर द अंडर द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड हमसे पूछा जा रहा है उनका रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। हम जानते हैं पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं उनका रेडियस होता है एम वी अपॉन क्यू बी देयर। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंडीशन दे के रखा है कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों का सेम है। सो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी, लाइक अगर हम मोमेंटम की बात करें स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम का रिलेशन रहता है एम वी इज बेसिकली मोमेंटम देयर। मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन रहता है 2 m e अंडर रूट, ये मोमेंटम का रिलेशन है एनर्जी के साथ। मोमेंटम मीन्स लाइक पी आपने जनरली देखा होगा, 2 m e ये रिलेशन है।
तो मैं इसलिए ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि उनका एनर्जी सेम है। तो रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा, मैं मोमेंटम की जगह लिख सकता हूँ √2m इंटू कैपिटल ई देयर अपॉन q इंटू बी। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने दिए गए पार्टिकल्स के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर मैं यही एक्सप्रेशन ड्यूट्रॉन के लिए लिखता हूँ तो ये बन जाएगा √2, मैं ड्यूट्रॉन के मास जो है बेसिकली वो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा। सो उसे मैं बेसिकली सिंपली 2 mp लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ई दोनों का सेम है, अपॉन चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज ई के बराबर रहता है और मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में सेम दिया है। अब यही रिलेशन मैं न्यूट्रॉन के बाद दूसरा पार्टिकल है अल्फ़ा, उसके लिए लिख लूँगा। सो अल्फ़ा के लिए रेडियस का रिलेशन बनेगा 2 इंटू अल्फ़ा का जो मास है वो है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन देयर, मल्टीप्लाइड बाय ई बिकॉज ई इज़ सेम। एंड अब डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स रूट नहीं है, सो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा क्यू बी। सो अल्फ़ा का जो चार्ज है वो बेसिकली 2e है, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी। अब हमें इन्हीं दोनों का रेशो लेना है, ड्यूट्रॉन अपॉन अल्फ़ा लिखना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैं आर ड्यूट्रॉन अपॉन आर अल्फ़ा लिखूँगा, जिसका वैल्यू बन जाएगा, ये 2 2 4 लिख देते हैं इसे, 4 mp multiplied by E and it is being divided by EB there into रेशो ले रहे हैं हम, अल्फ़ा हमने नीचे लिखा है तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो ये 2EB है स्टूडेंट्स, 2EB ऊपर आ जाएगा और नीचे अंडर रूट में रहेगा हमारे पास 2 इंटू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन मल्टीप्लाइड बाई ई। सो जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाएंगे, लाइक ई बी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये रूट एम पी और एम पी एंड ई ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऊपर बच रहा है √4, इसको 2 लिख सकते हैं, सो 2 इंटू 2 एंड नीचे यहाँ पर हमारे पास बेसिकली बच रहा है 2 √2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये √2 से ये यहाँ पर भी हमारे पास अल्टीमेटली √2 बचेगा। तो रेशो ऑफ ड्यूट्रॉन और अल्फा का रेशो जो है वो √2 के बराबर आ रहा है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। सो ये सवाल जो है इसमें आपको रेडियस का फॉर्मूला लिखना है सिंपली, एंड रेडियस का फॉर्मूला लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम है। सो आपको मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है और फिर सवाल में मे बी इन द फाइनल एग्जाम्स पार्टिकल ड्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। तो इस तरह से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 देयर। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम बिल्कुल ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस मटेरियल को देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आसानी से पास हो रही हैं। दो मटेरियल दे के रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इजीली पास हो रहा है, यहाँ से थोड़ा वो रिपेल, यहाँ से रिपेल हो रहा है, बट यहाँ अच्छी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल में से अलाउ हो रहा है। तो डेफिनेटली किसी मटेरियल के साथ अगर ऐसा होता है तो उसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी है वो दोनों ही लाइक ग्रेटर देन, परमेबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 और ससेप्टिबिलिटी भी ग्रेटर देन 0 रहता है। तो अगर मैं मटेरियल 2 को ही देखूंगा ध्यान से, तो जैसे कि इसमें वो लेस देन 1 बोल रहा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें वो ग्रेटर देन 1 म्यू आर को तो बोल रहा है, ससेप्टिबिलिटी को 0 कह रहा है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, अगेन ससेप्टिबिलिटी 0। तो यहाँ जो ऑप्शन है, मुझे वन मटेरियल को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सेकंड मटेरियल के ऑप्शन से ही अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली यहाँ दिस मटेरियल अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, सो इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है एज वेल एज ससेप्टिबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये जो ऑप्शन सही है वो बन रहा है ऑप्शन डी देयर। सो सेवंथ का आंसर है ऑप्शन डी देयर। सो हम एक मटेरियल के अच्छे नॉलेज से भी अपने प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18 देयर स्टूडेंट्स। सो जो 18 नंबर सवाल है ये रिलेटेड है बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस से, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बेसिकली हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर कंडक्टिंग लूप्स है, रेडियस R1 R2 के हैं और R1 और R2 के बीच में रिलेशन दिया है, लाइक R2 इज लाइक 0.01 R1। सो यहाँ से हम पहले देखेंगे हमारा छोटा रेडियस कौन है। सो ऑब्वियसली लाइक R1 इज 1/100 लिखेंगे, सो इट इज़ 100 इंटू R2। तो जो बड़ा वाला रेडियाई है वो हमारे पास स्टूडेंट्स R1 है और छोटा रेडियाई R2 है। सो ये दो कॉइल्स हैं, करंट कैरिंग लूप्स हैं, और एक का रेडियाई जो है वो R1 है और एक का रेडियाई R2 है। सो दिस इज बेसिकली R2 देयर और दिस इज बेसिकली R1 देयर।
सो ये दो कंडक्टिंग लूप्स हैं, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला बेस्ड है। सो यहाँ पर R2 है और R1 है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो पेयर्स रहते हैं उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनता है, ऐसे कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक जो कॉइल्स रहते हैं उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट पाई। और यहाँ पर जैसे हमने बाहर वाले को लेके रखा है अपने पास R1, बड़े वाले को R1 लेके रखा है और छोटे वाले को R2 लेके रखा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली हमारे पास रहता है आर R2 अपॉन इट इज़ R2 स्क्वेयर अपॉन R1 देयर। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने यहाँ पर कैपिटल लेके रखा है, तो मैं इसे फिर से राइट कर देता हूँ। सो इट इज़ लाइक म्यू नॉट इंटू पाई एंड मल्टीप्लाइड विथ, जो स्टूडेंट्स इसके फॉर्मूले में जो अंदर वाला रेडियस होता है वो न्यूमरेटर में रहता है। सो इट इज़ लाइक R2 स्क्वेयर अपॉन R1 स्क्वेयर। सो इफ़ यू हैव टू कोप्लेनर कंडक्टिंग लूप्स एंड उनका रेडियस R1 R2 कुछ इस तरह से हो, तो उस पेयर की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला ये है म्यू नॉट एंड इट इज़ पाई R2 स्क्वेयर अपॉन R1 स्क्वेयर। सो R2 जो है वो अंदर वाला है, लेकिन यहाँ पर हमसे प्रोपोर्शनलिटी पूछी जा रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। सो वी हैव टू चेक कि कहीं इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, तो वो डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये दे के रखा है कि जो R2 है वो 0.01 टाइम्स R1 है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास है R1, सो यहाँ मैंने सॉरी बेसिकली यहाँ पर R1 रहेगा। सो है R1 और ऊपर है R2 स्क्वेयर, तो मैं R2 स्क्वेयर की जगह राइट कर सकता हूँ 0.01 R1, ये यहाँ क्वेश्चन में दे के रखा है। सो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा R1 स्क्वेयर अपॉन R1। सो एक R1 से एक R1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट पाई इंटू 0.01 एंड इट इज़ लाइक ये हमारे पास कुछ ऐसा था। सो इसे हम ऐसे लिख देंगे R1, एक R1 से R1 कैंसिल हो गया है। फॉर्मूला जो बेसिकली है वो ये है म्यू नॉट पाई अपॉन R1 इंटू R2 स्क्वेयर। R2 जो है वो अंदर वाले कॉइल का रेडियस रहता है स्टूडेंट्स। सो ये R2 स्क्वेयर है और नीचे R1 है, लेकिन क्वेश्चन में है हमारे पास हमें प्रोपोर्शनलिटी देखनी है कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरह का रिलेशन है। सो हमने R2 को इन टर्म्स ऑफ R1 जैसे लिखा, नीचे वाले R1 से ऊपर वाला R1 कैंसिल हो गया। सो वी आर सिंपली लेफ्ट विथ वन R1 देयर। तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। तो ये बन रहा है हमारे पास ऑप्शन डी देयर। सो आठवें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। सो लेट्स कम टू द नाइन्थ प्रॉब्लम देयर। तो ये जो नाइन्थ प्रॉब्लम है इसमें वी हैव अ 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम मिली हेनरी इंडक्टर, 5 ओम माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, दे आर इन सीरीज। एलसीआर सर्किट है, तो यहाँ का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो है ओमेगा नॉट। सो वी नो दैट कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है 1/√LC। वेन एवर वी हैव सम XL इज इक्वल टू XC, सो वी हैव सम रेजोनेंस देयर। सो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है। सो इफ ओनली रेजिस्टेंस इज चेंज टू 10 ओम, द सर्किट रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी W1। सो लेट्स सपोज W1 का वैल्यू है 1/√LC। सो वेन एवर वी चेंज द रेजिस्टेंस, वो L और C पे कोई फर्क नहीं डालेगा, तो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम सिंपल लिख सकते हैं 1/√LC। उसके बाद हमने इंडक्टर को चेंज किया है, उसको 4 टाइम्स कर दिया है। पहले वो 5 मिली था, अभी वो जो है हमने उसको 4 टाइम्स करके रखा है। तो 4 टाइम्स करने का मतलब हम यहाँ पर L को जो है वो 4 टाइम्स कर लेंगे, और नई वाली जो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसको ओमेगा 2 से डिनोट किया है। सो इट इज़ सिंपली रिटन एज 1/, पहले LC था स्टूडेंट्स, अब हमने इसको 4 टाइम्स कर दिया, 5 4 से 20। सो हम लिखेंगे ऐसे 4LC देयर। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, सो इट इज़ 2√LC, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। हमसे ओमेगा 1/ओमेगा 2 का रेशो पूछा जा रहा है। सो ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज़ 1/√LC अपॉन 1/2√LC। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 जो है ऊपर चला जाएगा। सो इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 9 का सी ऑप्शन देयर। सो 2:1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सी इसका सही जवाब रहेगा। नाउ लेट्स कम अगेन, ये के LCR सर्किट AC सर्किट से सवाल है। सो विच ऑफ द AC सर्किट विद द फॉलोइंग इनपुट वोल्टेज एंड करंट डिसिपेट्स मैक्सिमम पावर। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं जो पावर का फॉर्मूला रहता है AC सर्किट्स के लिए वो होता है EV IV cos phi, ये फॉर्मूला रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इस सवाल का सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, बट हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे आप देखिए V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
तो यहाँ जो फेज डिफरेंस है वो 90 का है और cos 90 जीरो होता है। तो बी वाले पार्ट के लिए तो जो पावर है वो जीरो आ जाएगा। अगर आप सी वाले को देखो, ये है v इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी और ये है i इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी। ये cos है और साइन है, cos और साइन में फेज डिफरेंस 90 का रहता है। तो अगेन सी वाले पार्ट के लिए पावर जीरो आ जाएगा बिकॉज cos 5 इज cos 90 इज बेसिकली जीरो। तो बी और सी दोनों के लिए ये 90-90 बन रहा है। करंट और वोल्टेज को देख के आप आसानी से पता लगा सकते हो। फिर बात आती है ऑप्शन डी के लिए। तो यहाँ वोल्टेज है 100 साइन 100 टी वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 100 साइन 100 टी प्लस पाई बाय 3 मिली एम्पियर। सो बेसिकली ये जो करंट है यहाँ पर ये मिली एम्पियर्स में है। सो इट इज़ लाइक 10 रेज टू पावर माइनस 6 देयर। तो वैसे आप पावर जब कैलकुलेट करने जाएंगे आपके पास फॉर्मूला है EV/IV cos फाइव देयर। वोल्टेज वोल्ट में दे के रखा है। सो इट इज़ लाइक 100 इंटू एंड इसको 100/√2 करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास जो है ये पीक वैल्यू है। सो इट इज़ 100/√2 इंटू इट इज़ लाइक 100 मिली एम्पियर्स में दे के रखा है। सो आप इसे मिली में कन्वर्ट करोगे लाइक 100 इंटू 10⁻³ अपॉन √2 देयर और साथ में यहाँ पर है कॉस फेज दे के रखा है पाई/3 का। तो अगर आप ऊपर वाले को देखो, यहाँ वोल्टेज और करंट्स दोनों ही एम्पियर में दे के रखे हैं लेकिन यहाँ मिली एम्पियर में है। जब आप इनके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करोगे तो इस क्वेश्चन में वैल्यू जो है कम आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मिली एम्पियर। अदरवाइज इट अपीयर्स कि यहाँ 100 है, बट ये मिली एम्पियर की वजह से यहाँ की वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर जाएगी। सो बेसिकली हमारे पास पावर जो है वो फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा कंजप्शन है। सो ए इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, इसको जब आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा 10/2 और जो cos पाई/3 मीन्स cos 60 जो कि होता है 1/2 देयर। सो ये बेसिकली 10/4 बनेगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5 के आसपास। और अगर आप फर्स्ट केस को देखोगे तो वहाँ पर ये बनेगा, पावर का फॉर्मूला बनेगा 2/√2 बिकॉज हमारी वोल्टेज V0 है 2। तो इसका जो EV वैल्यू बन जाएगा यानी कि RMS वैल्यू बन जाएगा वो बनेगा 2/√2 मल्टीप्लाइड बाय 4/√2 इंटू कॉस जो है फेज दिया है पाई/4 का। तो बनेगा 8/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई/4 स्टूडेंट्स मतलब 45। इट इज़ 1/√2। तो ये बना था 2.5 और ये बनेगा 8/2√2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2.8 या 8.9 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो पहले केस में जो पावर है वो ज़्यादा आएगा। सो ए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है। एंड नाउ लेट्स कम टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ सर्टेन टाइम एंड लोकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो 11th सवाल है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए देयर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो आप जानते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ EM वेव इज बेसिकली E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो आप सिंपली अपने राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। जब राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करोगे, E से B की तरफ कर्ल करोगे तो आपका जो थंब है वो आपके फेस की तरफ आ जाएगा। थंब बाहर की तरफ आएगा आपकी स्क्रीन के। सो ऐसे जब आप कर्ल करोगे तो थंब आपके फेस की तरफ बाहर की तरफ आएगा यानी कि परपेंडिकुलर टू E एंड B एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। सो 11वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए देयर। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 देयर। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रॉब्लम में अगेन असर्शन है इंटरफेरेंस पैटर्न हैज ऑल मैक्सिमा दैट आर इक्वली ब्राइट एंड बैंड्स आर लार्ज इन नंबर इन कंपैरिजन टू डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट हैज मैक्सिमा ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड फ्यूअर इन नंबर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे पास इंटरफेरेंस में जो है वो हर एक जो फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंजेस है, वो इक्वल इंटेंसिटी का रहता है और वो मोर इन नंबर रहता है। और डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी फॉल करती जाती है। कुछ इस तरह का जो वेरिएशन है हम इसमें देखते हैं इंटरफेरेंस में, और डिफ्रैक्शन में वो फॉल करता जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू द फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सो ये असर्शन सही है। रीजन इंटरफेरेंस इज रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स वेयर एज डिफ्रैक्शन। सो बेसिकली इंटरफेरेंस में वी हैव टू सोर्सेज, टू डिफरेंट स्लिट्स देयर, वहाँ से हमने सोर्स ऑरिजिनेट किया है। सो बट इन द डिफ्रैक्शन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट्स ये रीज़न भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास इंटरफेरेंस में देर आर टू डिफरेंट सोर्सेज, वहाँ से वेव्स निकलता है और उनका इंटरफेरेंस होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में सेम वेव फ्रंट के पे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्टर्बेंस का सोर्स है और सेम वेव फ्रंट से ही जो वेव्स निकल रहा है उनका सुपर पोजिशन होता है। तो उसमें वेव फ्रंट का जो कुछ पार्ट है वो कंस्ट्रक्टिव में कंट्रीब्यूट करता है और कुछ पार्ट जो है डिस्ट्रक्टिव में। पूरा वेव फ्रंट जो है एक साथ कंस्ट्रक्टिव में हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। सो उस वजह से जो है हमारा इंटेंसिटी फॉल करता जाता है। सो असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और
इसका ऑप्शन ए इसका आंसर है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन. सो ये 12वें का आंसर है ऑप्शन ए देयर. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 देयर. क्वेश्चन नंबर 13 में अंडर आइडियल कंडीशंस कंसीडर टू सोर्सेज ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल वेव्स was happen to be in phase with each other. So there are two different sources of light and they are emitting the light waves and they are in happen to be in phase with each other. Then other statement is the two sources are placed at the corners of a square. They broadcast the waves in all the directions uniformly at all the directions. So like we have some two sources there and वो हमने कॉर्नर पर रखे हैं स्क्वेयर्स के. तो हमें बेसिकली सवाल में उनकी पोजीशन से रिगार्डिंग कुछ पूछा जा रहा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ द टू सोर्सेज will ensure that waves always produce constructive interference at the center of square. कि हम कहाँ रखें उन sources को so that at the center we always get a constructive interference. For a constructive interference it means that like उनका जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट से मीट करना चाहिए, ट्रफ से मीट करना चाहिए. दे मस्ट हैव द लाइक मे बी वहाँ कुछ फेज डिफरेंस है या पार्ट डिफरेंस है, वो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करे, या तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस ना हो. तो हमसे पूछा गया कि उन्हें कहाँ रखना है. सो स्टूडेंट्स ये जो सेंटर है, आप चाहे किसी भी कोने से देख लीजिए, अगर आप यहाँ से डिस्टर्बेंस भेजें, चाहे आप यहाँ से डिस्टर्बेंस भेजें, चाहे आप इस कोने से भेजें, चाहे इस कोने से भेजें, जो सेंटर है वो हर कोने से जो है वो इक्वी डिस्टेंट है. तो हमेशा सेंटर पे जो किसी भी कॉर्नर से जो डिस्टर्बेंस आएगा वो हमेशा ही लाइक सेम फेज में रहेगा और वहाँ पर हमारे पास बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इस सवाल का सही आंसर है एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर. कि आप कहीं पर भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, बिकॉज सेंटर इज लाइक अ पोजिशन दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर. सो आंसर है एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर देयर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो 14th जो सवाल है उसमें हमें जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स. 14th नंबर क्वेश्चन में हमें दो चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स पी क्यू दे के रखा है. दे आर एसोलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. उनके मासेस सेम है और लाइक ये लेके रखा है चार्ज क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी देयर. हाफ ऑफ क्यू पी ये चार्ज का रिलेशन है और मासेस दो हैं जो हैं दोनों चार्जेस के सेम दे के रखे हैं. एम पी जो है एम क्यू के बराबर है. तो यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच विल हैव द लॉन्गर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो है एच अपॉन एम वी देयर. दिस इज द रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. लेकिन यहाँ पर दे आर एसोलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो वेन एवर द पार्टिकल्स आर एसोलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी दे गेन मस्ट बी इक्वल टू क्यू वी, या हम इसे ई वी लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे. लेट सपोज मैं इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर बन जाएगा. सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई वी. ऐसा कुछ रिलेशन बन जाएगा. मैं चार्ज के लिए e लिख देता हूँ. सो ये रिलेशन बन गया हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम के लिए, और मैं कुछ ऐसे मोमेंटम को लिख लेता हूँ. इट इज़ लाइक √2m ई वी. आपने देखा होगा जनरली यहाँ पर कैपिटल ई रहता है, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी रहता है, तो अभी एनर्जी इज बेसिकली ई वी एनर्जी है. तो ये मोमेंटम का एक फॉर्मूला बन गया. तो अब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन लिखना है. तो मैं पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ. हमारे पास जो पार्टिकल गिवन है पी पार्टिकल के लिए मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख लेता हूँ. सो इट इज़ लैम्डा पी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी यानी कि मोमेंटम. स्टूडेंट मोमेंटम जो है, मोमेंटम का रिलेशन हमने एनर्जी की टर्म्स में लिख दिया है. सो मैं उसे एनर्जी की टर्म्स में लिख दूंगा. 2 इज़ अ कांस्टेंट. यहाँ मैं मास m लिखता हूँ क्योंकि दोनों का मास सेम दे के रखा है. एंड चार्ज अभी मैं p के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इसे बेसिकली हमें पता है कि जो p का चार्ज है वो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास q है, 2 टाइम्स ऑफ q चार्ज है. ये रिलेशन दे के रखा है हाफ ऑफ क्यू पी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ क्यू. सो क्यू पी का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ क्यू. तो मैं चलिए यहाँ पर इसे सिंपली क्यू पी को क्यू की टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में रेशो लेना है. पर मैं स्टिल इसको चलिए यहाँ पर अभी क्यू पी लिख देता हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर लूँगा. और यहाँ पर वी तो है दोनों के लिए सेम. फिर यही रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ अपने जो है क्यू
पार्टिकल के लिए। सो H इज सेम अगेन, सो यहाँ पर 2 आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। मास दोनों का सेम है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ चार्ज ऑफ Q देयर और पोटेंशियल इज सेम फॉर बोथ केसेस। तो यहाँ से हम रिलेशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं। जो लैम्डा है वो बेसिकली हमारे पास चार्ज के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका ज़्यादा चार्ज रहेगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो कम रहेगा। मोर द चार्ज लेस विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यूपी का जो चार्ज है वो ज़्यादा है, तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है हमारे पास, सो क्यूपी इज लाइक 2 टाइम्स क्यू क्यू। ये ऊपर क्वेश्चन में दे के रखा है, दिस इज चार्ज ऑफ पी इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ क्यू। सो क्यूपी का चार्ज ज़्यादा है तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो हमारे पास यहाँ पर जो है क्यूब कम आ जाएगा। तो हमसे पूछा है किसका लॉन्गर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। तो फ्रेंड्स क्यूपी इज मोर, ओके, तो इसका लैम्डा जो है वो लेस आएगा और चार्ज ऑफ क्यू पार्टिकल इज लेस, सो इसका लैम्डा जो है वो मोर आ जाएगा। सो पार्टिकल क्यू इसका आंसर बन रहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है। पार्टिकल क्यू का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है बिकॉज इट हैज़ स्मॉलर मोमेंटम, क्योंकि इसका मोमेंटम स्मॉलर है। सो वैसे यहाँ पर इन्होंने बेसिकली मोमेंटम की टर्म्स में किया है, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये टर्म जो है पूरी मोमेंटम को ही डिनोट कर रही है। सो मोमेंटम जो है इसका बड़ा होगा छोटा होगा वो चार्ज पे ही अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास अपने जो पी था उसका जो हमारे पास चार्ज था वो बेसिकली ज़्यादा था, तो उसका चार्ज जो है ज़्यादा था, उस वजह से पी का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा हो गया और उसका लैम्डा कम हो गया। और सिमिलरली क्यू का जो है मोमेंटम रिड्यूस कर गया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। तो जिसका मोमेंटम लेस होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, इन्वर्स डिपेंडेंस है। सो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। सो लेट्स कम टू द 15th क्वेश्चन। अब हम 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th में है अज्यूमिंग दैट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद कंप्लीट एक्यूरेसी। सो यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात हो रही है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी इट्स मोमेंटम इज बिंग जीरो। सो हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई देयर। सो ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन इट्स momentum is being zero, so delta p is zero there. So what is the value of delta x there? What is the uncertainty in the measurement of simultaneous measurement of electron position is like delta x हमसे पूछ रहे हैं, so it is h upon 2 pi multiplied by delta p. Uncertainty in the momentum is being zero, so if this is being zero, so delta x becomes infinite. So यहाँ पर जो आंसर बन रहा है 15 सवाल का वो बन रहा है ऑप्शन सी देयर। सो 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी, इनफिनाइट। सो देन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 देयर। 16वें सवाल की तरफ हम चलेंगे स्टूडेंट्स। ये बोहर मॉडल से रिलेटेड है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे के रखे हैं, आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम, आइडेंटिफाई अ स्टेटमेंट करेक्टली दैट सेटिस्फाई द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स जो पहला स्टेटमेंट है वो बेसिकली 16वें का सही आंसर है, आप बाकी ऑप्शंस पे जाके उनको चेक कर सकते हैं, वो गलत स्टेटमेंट्स हैं। एंगुलर मोमेंटम इज लाइक एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाए, तो यहाँ मोमेंटम को वो लिख रहे हैं इट इज़ लाइक 3h अपॉन पाए। सो ऑब्वियसली ऐसा वैल्यू आ सकता है मोमेंटम का, अगर आप एन को यहाँ 6 भर दीजिए, so it is like 6x upon 2 6h upon 2 pi, so it can also be written as 3h upon 2 pi. So basically that is angular momentum of orbiting electron is this, so this can be the correct statement. ये second condition से आ रहा है, quantum angular momentum quantization condition से। So potential energy electron in stable orbit positive, it is false, it is negative there, kinetic energy is positive there. सो रेडियस के साथ लिखा है कि बोहर रेडियस लाइक फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट है, तो सेकंड का जो है 2a0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स रेडियस का रिलेशन ऑर्बिट के साथ डायरेक्ट नहीं है, लाइक इट इज़ एन स्क्वायर, रेडियस का एन के साथ एन स्क्वायर ऐसा रिलेशन चलता है। और ये एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए -3 नहीं, हमें प्लस में एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम उसे रिमूव कर पाएँ, एस्केप कर पाएँ वहाँ से। तो ऑप्शन ए जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। 18 सवाल हैं एमसीक्यू टाइप, हर एक सवाल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का रखना पड़ेगा। सो देन लेट्स कम टू द 17th क्वेश्चन। 17 जो क्वेश्चन है अगेन असर्शन रीजन और डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर कहा गया है कि द कर्व, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ते हैं, द कर्व बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस
मास नंबर ड्रॉप्स एट हायर मास नंबर्स। सो हायर मास नंबर्स, जितना हम मास नंबर ए 170 ये लिख रहे हैं, लाइक अगर हम बात करें यूरेनियम या 170 से थोड़ा आगे चलें तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वहाँ पर वो बेसिकली रिड्यूस करता है पर न्यूक्लियन। जैसे कि हम जानते हैं आयरन के लिए वो मैक्सिमम रहता है, बट उससे जब हम मास नंबर 170 से आगे चलते हैं तो वो फॉल करता है, और लेस देन 30 के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम रहता है। सो ये असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एंड देन हम वी गो टू द रीज़न, हम रीज़न की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियाई विद मिडल मास नंबर्स लाइक 30 से लेकर के 170 हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जो रीज़न दिया गया है ये सही है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। एक स्टेटमेंट है जो कि सही है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे पास बी जो है वो बन जाएगा। सो लाइक बोथ ए एंड आर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन बी में जनरली होता है ए एंड आर द ट्रू, एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो बट ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, तो हमें जो कि आंसर की हमें बेसिकली बी दे के रखा है, बट ये इसका आंसर जो फिर इस हिसाब से ऑप्शन ए बन जाएगा, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। न्यूक्लियाई विद मिडल मास नंबर्स हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी, ऊपर ये सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी का नॉलेज दे रहा है, और ये नीचे वाला इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट यहाँ ऑप्शन जो है थोड़ा शफल हो गए हैं। मे बी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या ये कुछ एरर हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन। तो हम ऑप्शन ए पे फिर टिक करेंगे। जो 17th क्वेश्चन है उस पर ए पे टिक करेंगे, दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ ऑप्शन कुछ शफल किए गए हैं। आई डोंट थिंक कि वो जानबूझ के शफल किए होंगे, क्योंकि जनरल जो ऑर्डर रहता है सर्शन रीजन का, उसमें सेकेंड ऑप्शन इज़ नॉट द करेक्ट। सो वी विल एक बार फिर चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम कोड ए बी सी एंड बी। ए बी सी एंड बी, जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा है ए बी सी एंड बी, तो ऑब्वियसली यहाँ ए बी सी एंड डी होना चाहिए था। सो ये आई थिंक एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इस सवाल के अंदर। सो ऑप्शन इसका जो बन रहा है वो बी बन रहा है। आंसर की में बी दिया गया है, क्योंकि ऑर्डर जो रहता है वो बी का रहता है। दीज आर ट्रू बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो बट यहाँ हमें जो दिख रहा है उस हिसाब से हम ए पे टिक कर देंगे, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो सही आंसर है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड बी, सो ऑब्वियसली दिस इज अ मिस्टेक। सो आंसर इसका नॉट एक्सप्लेनेशन, असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है। नाउ लेट्स कम टू द 18th प्रॉब्लम देयर। 18वां जो MCQ है उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर इन ऑन स्टेट द इंडिविजुअल जर्मेनियम डायोड्स अलाउ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 0.3। सो सिलिकॉन अलाउज अ ड्रॉप ऑफ 0.7 and germanium allow a drop of 0.3 there. In circuit to show the silicon and germanium diode connected in parallel combination, a voltage source of 10 volts, this is 10 volt there, and हमसे पूछा जा रहा है V नॉट का वैल्यू फॉर द सर्किट नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, व्हेन लाइक दिस सर्किट इज बिंग वर्किंग, सो जो अपने पास GE है वो कंडक्ट करने लग जाएगा 0.3 पर। सर्किट वर्किंग में आ जाएगा, लाइक GE स्टार्ट्स कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट्स देयर। तो यहाँ पर है 10 वोल्ट। सो एक तरफ है हमारे पास 10 वोल्ट, सो द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ लाइक दिस 10 वोल्ट इज बेसिकली इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जर्मेनियम, दैट इज 0.3 प्लस जो 10 वोल्ट है किसके बराबर रहेगा, बिकॉज लाइक जर्मेनियम का जो अपने पास अलाउज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.3, सो 0.3 पर इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग बट इट इज नॉट स्टिल कंडक्टिंग देयर। सो whenever it starts conducting, so means like circuit is working there, so 10 volt is equal to 0.3 plus it is like voltage across 1 kilo ohm, this is the voltage across 1 kilo ohm। तो यहाँ से हम देखेंगे ये सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 10 माइनस 0.3 एंड इट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस, इट इज 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। सो ये सॉल्व करने पे आएगा 9.7। सो यहाँ से हमें मिल रहा है वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम इज 9.7। अब स्टूडेंट्स हम 1 किलो ओम को देखेंगे, यहाँ पर इसे ग्राउंड किया गया है, सो इसका वोल्टेज है 0। और ये सॉल्व करने पे हमें मिला कि वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम इज 9.7। यहाँ 0 है तो ऑब्वियसली वोल्टेज ऑफ V नॉट इज 9.7 वोल्ट। सो जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास सही आंसर बन रहा है। लाइक GE starts working there conducting it, these are in the parallel, so it starts conducting, so voltage across this is 0.3, so then this 10 is basically uh, across that जो बचा हुआ पोर्शन है इट इज अक्रॉस द 1 किलो ओम। सो इस तरह से आप इस इक्वेशन को राइट करेंगे। सो 10 इज इक्वल टू 0.3 प्लस वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम। सो 1 किलो ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलता है 9.7
दिस इज बेसिकली ज़ीरो देयर, सो यही वी नॉट का वैल्यू है 9.7 वोल्ट्स देयर। सो ये आंसर ऑप्शन सी है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ आए होंगे। सो आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए आप पेपर के पैटर्न को देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं उसमें कुल मिला के 3 2 या ये मान लीजिए एटलीस्ट 4 to 5 प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट आंसर्स हैं, बट बाकी बचे हुए 13 से 14 सवालों में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।